चलो गाइस, सो टुडे वी स्टार्ट ऑफ विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 विच इज अर्निंग पर शेयर। देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, राइट, फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव। एक तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है, राइट। सो देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड? द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इज अर्निंग पर शेयर, राइट। अर्निंग का मतलब क्या? द प्रॉफिट और द लॉस विच द कंपनी इज अर्निंग। पर शेयर मतलब क्या कि एक शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं, राइट। अर्निंग पर शेयर का सिंपल ट्रांसलेशन क्या है कि एक शेयर पे हम कितना रुपया कमा रहे हैं। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? हम एक शेयर पे कितना रुपया कमा रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर, सो विच बिजनेस एंटरप्राइजेज इशू शेयर्स? कंपनी। कौन शेयर इशू करता है? कंपनी इशू करता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी के ऊपर। क्या इसको हम पार्टनरशिप फर्म या और किसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज और किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स नहीं होते हैं, राइट। सो हियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? Right, it will tell us or it will guide us in terms of calculating our earning per share, right? Earning per share मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। तो ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ऑन ऑल कंपनीज, राइट। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज। फॉर फर्स्ट लेट अस राइट द एप्लीकेबिलिटी। राइट, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज। देखो इसमें एक छोटा सा एग्जेम्पशन है, राइट। देयर इज अ नकास के अंदर there is a segregation of companies into small and medium sized companies and others, right? companies का segregation है between small and medium sized companies and others। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उसको ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आप चाहो तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज मत करना। नाउ व्हाट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वील अंडरस्टैंड एज वी गो थ्रू दिस स्टैंडर्ड, राइट। सो यहाँ पे एग्जेम्पशन क्या है? एक्सेप्शन है इसका स्मॉल एंड मीडियम size company may not disclose diluted earnings per share। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी को डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि भाई ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS20 इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, बट अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है तो उसको ऑप्शन दिया गया है कि भाई अगर वो चाहता है तो वो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज नहीं करे। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है वील सी इवेंचुअली, ठीक है। सो देखो ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्यों प्रिस्क्राइब करा, राइट। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड that what is the objective of this standard। obviously अगर स्टैंडर्ड का नाम है अर्निंग पर शेयर तो ये स्टैंडर्ड हमें क्या बताएगा कि भाई आप किस तरह से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करोगे, राइट। दिस स्टैंडर्ड विल टेल अस द नॉर्म्स, राइट, और द रूल्स इन रिलेशन टू कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। इट विल गिव अस अ गाइडेंस कि भाई आप अर्निंग पर शेयर किस तरह से कंप्यूट करोगे, राइट। अभी क्वेश्चन है कि यार अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने की जरूरत क्या थी, राइट। अर्निंग पर शेयर को कंप्यूट करने की जरूरत क्या थी? व्हाई डिड इंस्टीट्यूट केम आउट विद सच एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको एक बार समझते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड देन अंडरस्टैंड दैट व्हाई डिड द इंस्टीट्यूट फील इट नेसेसरी कि भाई अर्निंग पर शेयर आपको निकालना चाहिए और उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू कर दिया, राइट। सो व्हाट विल वी स्टडी नाउ? द ऑब्जेक्टिव।
ऑफ द स्टैंडर्ड। भाई ये स्टैंडर्ड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलते हैं प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ earnings per share, राइट? सो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव? राइट, विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ with the objective of improving performance comparison, right? तो बोला कि भाई ये स्टैंडर्ड क्या बताएगा? ये बताएगा कि भाई आप अर्निंग पर शेयर किस तरह से डिटरमाइन करोगे, मतलब किस तरह से कंप्यूट करोगे और कैसे इसको प्रेजेंट करोगे। कैसे इसको प्रेजेंट करोगे का क्या मतलब? कैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज करोगे। बट ये करने की क्या जरूरत है, राइट? तो इन्होंने बोला कि भाई अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इट विल इंप्रूव परफॉर्मेंस कंपैरिजन। ये क्या इंप्रूव करेगा? परफॉर्मेंस कंपैरिजन इंप्रूव करेगा। अब देखो इससे परफॉर्मेंस कंपैरिजन कैसे इंप्रूव होता है। समझ लो दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है? ए लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया है समझ लो 10 लाख रुपया, बी लिमिटेड ने समझ लो प्रॉफिट कमाया है 50 लाख रुपया, ठीक है? ये क्या है? प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है? विच कंपनी इज बेटर? एक ने 10 लाख रुपया कमाया है, दूसरे ने 50 लाख रुपया कमाया है। क्या इन दोनों के प्रॉफिट के नंबर के ऊपर हम बोल सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है? देखो नो मतलब क्या? अगर मैं सोली देखूं तो मैं बोलूंगा यार ये 50 लाख वाली अच्छी है, तो ज्यादा कमा रही है, राइट? बट विल दिस कंक्लूजन बी करेक्ट और नॉट? इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, राइट? बिकॉज सारी कंपनियां क्या करेगी? अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक प्रॉफिट का नंबर बताएगी और हम लोग कंपनी को किस बेसिस पे जज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अर्निंग कैपेसिटी, ऑन द बेसिस कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते। डोंट यू थिंक फॉर एन इन्वेस्टर द की ड्राइविंग पॉइंट फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इज प्रॉफिटेबिलिटी? यस, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ही तो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती थी भाई? अपने प्रॉफिट के नंबर डिस्क्लोज कर देती थी। अब प्रॉफिट का नंबर डिस्क्लोज कर दिया, एक का 10 लाख दूसरे का 50 लाख, तो अच्छी कौन से लगेगी? 50 लाख वाली ही लगेगी ना। बट एक्चुअल सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए वाले फेस वैल्यू वाले ए लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स थे और बी लिमिटेड के पास यहां पे थे, इनके पास शेयर थे 10 लाख। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ए लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करके रखे हैं 10 रुपए वाले? 1 लाख। बी लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करके रखे हैं 10 रुपए वाले? 10 लाख। तो भाई यहाँ पे पर शेयर शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है? बिकॉज एज अ शेयर होल्डर हम कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें कुछ रिटर्न मिले। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस एटसेट्रा, वो किसको मिलना चाहिए? शेयर होल्डर्स को। तो भाई मैंने जो शेयर खरीद के रखा है कंपनी में, एक शेयर मेरे को कितना रिटर्न दे रहा है, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, क्या वो जानना जरूरी है? यस, जानना जरूरी है। तो यहां पे देखो अर्निंग्स पर शेयर कितना निकल गया? इसका अर्निंग पर शेयर कितना है? अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
शेयर्स इज अर्निंग्स पर शेयर। तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपया, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है 5 रुपया। तो कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी अपने इन्वेस्टर को, अपने ओनर को ज्यादा रिटर्न दे रही है, ए लिमिटेड, राइट। सो दैट इज व्हाई एंड फॉर दिस पर्सपेक्टिव ये वाला स्टैंडर्ड इशू किया गया, राइट। सिमिलरली तो ये क्या है, ये क्या फैसिलिटेट करेगा, इंटर कंपनी कंपैरिजन, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा मेट हुआ, इंटर कंपनी कंपैरिजन, राइट। इससे इंटर कंपनी कंपैरिजन फैसिलिटेट होगा कि भाई कौन सी कंपनी की बेस्ड ऑन इट्स शेयर कैपिटल बेस अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है। अब समझ लो और एक ऑब्जेक्टिव इससे मीट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव मीट होता है कि भाई ये ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 2014 के हैं, ये 2015 के हैं। यहाँ पे हमने प्रॉफिट का नंबर देखा कि 2014 में इन्होंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 2015 में इन्होंने 25 लाख का प्रॉफिट कमाया है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? 2014 में कितना प्रॉफिट कमाया 10 लाख, 2015 में कितना प्रॉफिट अर्न किया 25 लाख। आर वी डूइंग बेटर और आर वी डूइंग वर्स ईयर बाय ईयर? बेटर ना, वेरी गुड, वी डूइंग बेटर। सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम बोले 10 रुपए के, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे 10 लाख शेयर्स थे। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख एडिशनल शेयर्स इशू किए थे। आर यू क्लियर? 1 जनवरी 2015 को समझ लो, राइट। कैलेंडर ईयर समझ लेते हैं हम लोग, 31 का है ये फिगर्स, राइट। तो कंपनी ने समझ लो पहले डेट को 9 लाख शेयर इशू किए थे। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आया 2.5. Is the company doing better or worse? Worse, because it has huge amount of funds but it is not able to generate equivalent incomes, right? So ये क्या कर रहे हैं हम लोग, comparison of one period to another. So now as prudent investors, जब भी आप लोग किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोचोगे, ब्लैंकेट प्रॉफिट का नंबर मत देखना है कि भाई ये कंपनी तो इतना प्रॉफिट कमा रही है तो अच्छी कंपनी है। हम कंपैरिजन कौन से बेसिस पे करेंगे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे सारे कंपैरिजन करेंगे। तो इसने क्या फैसिलिटेट किया, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द सेम फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, ठीक है। राइट, कंपैरिजन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो सिंपली अर्निंग पर शेयर हम लोगों ने तो 2 बार अभी तक कैलकुलेट भी कर लिया, देखा स्टैंडर्ड अभी चालू भी हुआ नहीं है और हमने क्या कर लिया, अर्निंग पर शेयर का 2-3 बार कंप्यूटेशन भी कर लिया। तो भाई ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें सिखाएगा कि भाई आप अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करो। अगर हम नॉर्मल प्रूडेंस से बात करें, राइट, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बट अगर इतना ही सिंपल होता तो इतना बड़ा स्टैंडर्ड तो इशू बनता नहीं, राइट। सो इस स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो हम यहाँ पे है ना आपको मेजर गाइडेंस किस चीज के देंगे पता है, अर्निंग्स तो हमें पता है, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देख के अर्निंग्स तो निकाल ही लोगे, उसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी होगी। हम मेजर फोकस करेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर। किस पे हम मेजर फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर, कि भाई आप नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो ये स्टैंडर्ड का मेजर फोकस किसके ऊपर है, इट फोकसेस on the denominator right, that is number of shares, ठीक है। ये किसके ऊपर फोकस करता है, डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करता है। ये हमें हेल्प करेगा कि भाई हम डिनोमिनेटर किस तरह से कंप्यूट करें, डिनोमिनेटर का वर्किंग हम किस तरह से करेंगे, इस चीज में हमें मेजर गाइडेंस देता
है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? अब देखो इस स्टैंडर्ड ने क्या बोला, इस स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई अर्निंग पर शेयर है ना, दो लेवल पे आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी, राइट? अर्निंग पर शेयर आपको दो लेवल पे कंप्यूट करनी पड़ेगी। एक का नाम बोला बेसिक अर्निंग पर शेयर और दूसरे को डिफाइन किया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और बोला कि भाई सारी कंपनीज को बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दोनों ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ इक्वल प्रोमिनेंस, राइट? सो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हमें क्या बोलता है, दैट एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज व्हाट, बेसिक अर्निंग पर शेयर and diluted earning per share on the face of the statement of profit and loss with equal prominence. Equal prominence मतलब क्या, कि भाई बेसिक को बोल्ड में दिखा दिया और डाइल्यूटेड को कहीं छुपा के बीच में डाल दिया, वैसे नहीं, दोनों इस तरह से होने चाहिए कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे तो दोनों को साथ में इक्वल प्रोमिनेंस से ये दो नंबर्स दिखने चाहिए, राइट? सो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एन एंटरप्राइज should disclose, भाई क्या डिस्क्लोज करेंगे, बोला दो चीज डिस्क्लोज करो, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर एंड आप उसके साथ क्या डिस्क्लोज करोगे, डाइल्यूटेड earnings per share, right? You will disclose basic earning per share and diluted earning per share. कहाँ पे disclose करोगे भाई इसको? इसको हम disclose करेंगे on the face of statement of profit and loss, right? कहाँ पे? On the face of statement of profit and loss with equal prominence, right? सो हम लोगों को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, इट गिव्स अस एन आइडिया कि स्टैंडर्ड में हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को हम कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विथ इक्वल प्रोमिनेंस, राइट? सो यहाँ पे हमने इतनी बार तक तो अर्निंग 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 बात की। क्या अगर कंपनी को लॉस होगा तो वो कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा? अभी तक तो हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं ना, अगर लॉस हो गया तो क्या AS 20 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, ये स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई अर्निंग इंक्लूड्स लॉसेस। अगर नेगेटिव अर्निंग है तो आपको नेगेटिव अर्निंग पर शेयर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो व्हेन वी से नेगेटिव अर्निंग पर शेयर मतलब लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट? सो इट सेज दैट इट शुड disclose earning per share and diluted earning per share even if the amount disclosed are negative। मतलब कि भाई लॉस पर शेयर को भी आप डिस्क्लोज करोगे, राइट? लॉस पर शेयर को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस, राइट? सो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्टैंडर्ड का क्या है, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव
कि भाई हमें बताएगा किस तरह से हमें बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करना है, अर्निंग्स में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स में क्या होगा, और फिर बताया कि ये करने की ज़रूरत क्यों है, करने की क्या मेजर ज़रूरत है, अर्निंग्स कंपैरिजन होगा इसके वजह से, राइट। ये बेसिक और डाइल्यूटेड को कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज करेंगे। कैसे डिस्क्लोज करेंगे, विथ इक्वल प्रोमिनेंस। अगर लॉस है तो क्या लॉस पर शेयर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूट ने बोला हाँ भाई लॉस पर शेयर है तो लॉस पर शेयर भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। सो बिफोर वी मूव ऑन फर्दर ऑन द स्टैंडर्ड, राइट, वी शुड नो कपल ऑफ डेफिनेशंस। तो अभी क्या करते हैं, 2-3 डेफिनेशंस जो स्टैंडर्ड ने की डेफिनेशंस दिए उसको समझते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशंस, the first definition which we need to understand is the definition of equity share, right? equity share का बहुत ही अच्छा definition दिया इन्होंने, बोला equity share is a share other than preference shares, मतलब जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको हम क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर। हमने बोला ये तो हमें भी पता था, राइट। सो right, so what is an equity share? An equity share is a share which is other than preference shares. तो भाई हमने पूछा what is preference share, तो बोला भाई जो equity share नहीं है वो preference share है, right? So let us write the definition. पूरा डेफिनेशन दिया इसमें, दोनों का जुड़ी देसी है। Right, so they have defined the preference share, that what do we mean by preference share, right? So preference share को किस तरह से define किया, preference share को define किया, a preference share is a share carrying preferential right, right, carrying preferential right to dividends and repayment of capital. preferential right मतलब कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पे हो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अवेलेबल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे होना चाहिए, एंड जब कंपनी बंद होगी, जब लिक्विडेट होगी, प्रेफरेंस शेयर्स को 1 पैसा भी मिले उससे पहले, सॉरी इक्विटी शेयर्स को 1 पैसा भी मिले उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ड्यू पे ऑफ करने पड़ेंगे. Are you clear? So if available profit is there, first pay dividend to preference shareholders. If anything is left, then you can pay to equity shareholders. When the company is getting liquidated or winded up, right, what you need to do, first the available resources have to be applied towards the preference shareholders, and then something is left, it will go to the equity shareholders, right? फिर है ना इन्होंने और एक इंटरेस्टिंग टर्म डिफाइन करी, राइट. सो व्हेन आई से दैट एवरीबडी इन माय क्लास इज अ पोटेंशियल रैंक होल्डर, right, when I say that everybody in my class is a potential rank holder, right, so then what am I trying to say, सब रैंक ला सकता है. मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई everybody is capable enough to get a rank. Are you clear about this? So what I am trying to say that everybody has a potential to get a rank. So when I say that everybody has a potential to get a rank का मतलब क्या कि भाई सबकी कैपेबिलिटी है कि अगर वो ठीक से मेहनत करेंगे तो उनको डेफिनेटली रैंक
आएगा, राइट। सो उसी तरह ये स्टैंडर्ड ने क्या किया, ये स्टैंडर्ड ने एक टर्म डिफाइन करी जिसका नाम है पोटेंशियल इक्विटी शेयर, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल इक्विटी शेयर? पोटेंशियल मतलब समथिंग विच हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी share, right? What is potential equity share? Potential equity share is a financial instrument or other contract which entitles the holder to equity shares at a future date, right? They have a right to acquire equity share. तो potential equity share क्या है? Those instruments which will get converted into equity shares are known as potential equity shares, right? So let us write the definition of potential equity shares. Right, so what is potential equity share? It is a financial instrument or other contract इट्स अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या और कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट है दैट एंटाइटल्स और मे एंटाइटल इट्स होल्डर, मतलब जिसके पास ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या जिससे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया गया है, इट्स होल्डर टू एक्वायर इक्विटी शेयर्स, राइट? सो what is a potential equity share? A potential equity share can be a financial instrument or it can also be a contract that entitles or it may entitle, मतलब कोई फ्यूचर कंडीशन मेरे को कंप्लाई करनी पड़ेगी तो मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? आई नो यू नो लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. वेरी गुड. हाँ, right issue, very good. What else? Convertible debentures. What else? Sweat equity shares. Very good. Right, so ये सारे क्या है? These are potential equity shares, right? A convertible debenture or a convertible preference share. What is this? It's a potential equity share because on compliance of a further condition, मतलब डिबेंचर कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स में. सिमिलर इज विद द प्रेफरेंस शेयर्स, something like employee stock option plan. Are these potential equity shares? Yes, these are potential equity shares. Then समझ लो share warrants. Share warrants मतलब क्या? These are financial instrument which gives the right of holder to get an equity share. Something like amalgamation. Amalgamation में क्या होता है? शेयर्स ही तो मिलते हैं, राइट? शेयर्स ही इशू होता है ना, जब हम वेंडर कंपनी को क्या इशू करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं. समझ लो. और एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप मेरे पास आए, आपने बोला 10 करोड़ का लोन चाहिए. मैंने बोला ठीक है भाई 10 करोड़ का लोन तो मैं आपको दे दूंगा, बट आप मेरे को गारंटी दो कि अगर आपने डिफॉल्ट किया मेरे लोन को रीपे करने में तो उतने का मैं आपके इक्विटी शेयर्स लूंगा. माई लोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर इक्विटी शेयर. सो इज दिस अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर फॉर यू? यस. अगर फ्यूचर में आप मेरे को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करोगे तो ये लोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? equity shares में, right? So any instrument, any contract which will result into equity shares on a future date are known as potential equity shares. समझ लो आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, उसमें कैश नहीं दे रहे हो, आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो. Is this contract a potential equity share? Yes. The moment you will get this asset, you will have to issue equity shares, right? So just let us quickly write these examples. Right, so examples of potential equity shares क्या होंगे? Convertible preference shares, stroke debentures, right?
Other example which we could see is share warrant. These are also known as share options, right? Then, so what are share warrants and options? It gives right to its holder to get equity share, right? मतलब समझो कि मेरी कंपनी को है ना आज कुछ पैसे की ज़रूरत है, शेयर वारंट का एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी कंपनी को आज 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, बट मैं अभी इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अर्निंग पर शेयर भी गिर जाएगा, प्लस मेरा कंट्रोलिंग स्टेक भी डाइल्यूट हो जाएगा, राइट? बट मेरे को कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करना है मार्केट में। आई डोंट वांट टू इनकर एनी एडिशनल कॉस्ट, बिकॉज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट पे आउट हो जाएगा, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इंटरेस्ट पे आउट करूं। तो मैं एक मिडवे चूज करूंगा जहां पे मैं शेयर वारंट्स इशू करूंगा। शेयर वारंट्स मतलब मैंने आपको 50 करोड़ के शेयर वारंट्स इशू किए, मैंने बोला भाई 5 साल तक इसको लेकर बैठे रहो, आप कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, ना डिविडेंड मिलेगा ना इंटरेस्ट मिलेगा, बट 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद आपको इसको एक्सचेंज में मैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स दूंगा। तो अगर मेरी कंपनी की अर्निंग कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी अच्छी है तो आई विल बी वेरी इजीली एबल टू लेट्स से रोल आउट शेयर वारंट्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज अगर एल&टी बोलती है मैं शेयर वारंट्स इशू कर रही हूँ, would everybody subscribe to it? Obviously, because the future scope earning is very good, right? So ये शेयर वारंट्स होते हैं जगह होल्डर को राइट देते हैं कि भाई फ्यूचर डेट में आप इसके अगेंस्ट कंपनी के इक्विटी शेयर्स आपको मिलेंगे। Are you clear on this, right? Then we have एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में भी क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो दीज आर आल्सो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। इसके बाद देखो हम और एक एग्जांपल देखते हैं। Right, next we have contingently issuable shares. Contingently issuable shares मतलब क्या, कि ये शेयर्स इशू होंगे जब फ्यूचर में कोई कंडीशन फुलफिल होगी, राइट? अगर फ्यूचर में कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब ये शेयर्स जाके इशू होंगे, राइट? सो राइट, समथिंग लाइक इसका एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, लोन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे आप लोन के अगेंस्ट फ्यूचर पीरियड में इसका डिस्चार्ज कैसे करोगे, बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? So there could be n number of such arrangements which could be there, right? Acquisition of business, contingent loan contract, there could be other n number of things which could be there. Are you clear about what do we mean by potential equity shares, right? So now what we'll go on to कि भाई हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, एप्लीकेबिलिटी समझ ली, राइट? एंड ये भी पता है कि क्या कैलकुलेट करना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करना है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है? अब हम लोग क्या समझेंगे कि भाई बेसिक अर्निंग पर शेयर किस तरह से कंप्यूट होता है।
right? How do we compute basic earning per share, right? We'll understand how do we compute basic earning per share. So देखो हम लोग बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक है. What do we mean by that? It is really easy. So basic earning per share का भी computation बहुत easy है. That is why the name is basic earning per share, right? So राइट, बेसिक अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर हम निकालते हैं, राइट हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर, राइट? सो net profit or loss attributable to equity share holders divided by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Right? Basic earning per share कैसे निकलेगा? Net profit, right, or loss attributable to the equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Are you clear about this? So we can call this as net profit available for equity shareholders. NAFESH. ठीक है? Net profit available for equity shareholder. And please remember, when we talk about earnings or profit, it includes loss, right? So loss है या profit है, हम बोलेंगे क्या? Earnings per share, right? So यहाँ पे देखो सबसे पहले NAFESH का मतलब क्या होता है? This is net profit available for equity shareholders, right? ये किस तरह से हम compute करेंगे, right? इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा? What we will get from our profit and loss account is net profit after tax and extraordinary item, right? मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट फॉर द ईयर है, उसमें से हमने टैक्स लायबिलिटी माइनस कर दी. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंस है तो उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया. अभी इसमें एक चीज करनी और बाकी है. क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो राइट होता है, क्या राइट होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको माइनस करेंगे. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर हो सकता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़े, तो उसको रिड्यूस करेंगे. वो रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो व्हाट विल वी से? वी से लेस
राइट ये दोनों को डिडक्ट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। Are you clear about this? Right? So देखो एक चीज तो हमने सीख ली, न्यूमरेटर के बारे में हमें पता चल गया कि भाई न्यूमरेटर किस तरह से कैलकुलेट होगा, राइट। व्हाट विल वी डू, नेट प्रॉफिट लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस प्रेफरेंस डिविडेंड लेस टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, व्हाट वी गेट इज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग पर शेयर का न्यूमरेटर हमें पता चल गया। अब देखो भाई एक मेरे को बात बताओ, इसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम रिड्यूस करेंगे, राइट, इसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम रिड्यूस करेंगे, राइट, ये प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा होगा, राइट, विच प्रेफरेंस डिविडेंड विल वी रिड्यूस? हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइट ऑन डिविडेंड कैन बी कैटेगराइज इनटू टू। कौन कौन सा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कब पे होगा? ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट नहीं है तो क्या हम नेक्स्ट ईयर में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करेंगे? नहीं पे करेंगे। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पर से राइट चला जाएगा। बट और एक कैटेगरी होती है, कौन सी? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में समझो कि करंट ईयर में मेरा लॉस है या एडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इस पे डिविडेंड पे कर सकेंगे? नहीं पे कर सकेंगे। तो क्या नेक्स्ट ईयर में पिछले साल का डिविडेंड पे करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका डिविडेंड राइट लैप्स नहीं होता है। इवन 4 साल तक समझ लो हम लोगों ने डिविडेंड पे नहीं किया है, 5th ईयर में देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट व्हिच इज अवेलेबल, वी विल हैव टू पे डिविडेंड फॉर प्रायर 4 इयर्स प्लस द करंट ईयर। जो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, मतलब देखो पे तो करना पड़ेगा ना, फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिट होगा तो पे करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उसका जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है उसको कहां पे डिस्क्लोज करते हैं? एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप यू रिमेंबर कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है उसका जो डिविडेंड होता है वो हम कंटिंजेंट लायबिलिटी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो अब देखो बात क्या हो रही है कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड यहां से हम डिडक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड है जो इसको हम यहां से डिडक्ट कर रहे हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी डिडक्टेड, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी डिडक्टेड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जहां हम डिडक्ट कर रहे हैं इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, राइट। ये कौन सा डिविडेंड होगा जिसको हम डिडक्ट करेंगे? Right, what will we deduct? Dividend on non-cumulative preference shares provided during the period, right? Dividend on non-cumulative preference shares provided during the
पीरियड. सो व्हेन वी से प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने इसका प्रोविजन किया है, राइट. हम लोग अप्रोप्रिएशंस कहाँ पे करते हैं? अभी तो सरप्लस के शेड्यूल में करते हैं ना. तो रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस के अंदर हम लोगों ने ये डिविडेंड डिडक्ट किया है एंड वी आर शोइंग इट एज पेएबल, राइट. व्हाट इज रिकॉर्डेड इन दी बुक? प्रोवाइडेड मतलब रिकॉर्डेड इन दी बुक. राइट. सो नॉन क्यूमुलेटिव का अगर बुक्स में प्रोवाइड किया है तो इसको हम डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट में से, राइट. सेकंड क्या बोला है स्टैंडर्ड ने? dividend on cumulative preference shares for the period. Dividend on cumulative preference shares for the period whether provided or not. मतलब अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स और हमने अगर प्रोवाइड किया है तो डिडक्ट करेंगे. अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है और कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा रहे हैं फिर भी हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करेंगे. ऑल्दो इट्स नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द बुक्स बट व्हाइल कैलकुलेटिंग माय अर्निंग पर शेयर I will deduct this amount of dividend on cumulative preference share. Are you clear about this? यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं. ये समझ में आ गया ना बुक्स में प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड. करंट ईयर का जो डिविडेंड है उसको हमें डिडक्ट करना ही पड़ेगा. आर यू क्लियर ऑन दिस? Right? So what are we saying in this case? The amount of dividend on cumulative preference shares provided or paid in the current year relating to any prior years should not be deducted. Right? Are you clear about this? अभी एक illustration करके हम लोग समझते हैं इसको. Right? Are you clear on this? ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर इलस्ट्रेशंस करते हैं 2-3 तो समझ में आ जाएगा ये. नहीं, बट हम लोग तो अभी तक डिविडेंड राइट की बात कर रहे हैं ना. आर यू क्लियर अबाउट दिस? राइट? हैव यू डन दिस? कॉपी कर लिया ये? Right? The amount of dividend on cumulative preference shares provided or paid in the current year relating to the prior year should not be deducted. Are you clear? इसका रीजन दर्शिल इज सेइंग वेरी राइटली कि भाई ये जो डिविडेंड है ये तो जिस साल का था उस साल में हमें भले पे नहीं किया था बट ईपीएस के कंप्यूटेशन में तो हमने ये डिडक्ट कर लिया था. हमें तो करंट ईयर का ईपीएस चाहिए ना.
तो पिछले सालों का अगर हम डिविडेंड यहां से रिड्यूस कर देंगे तो ईपीएस अमाउंट डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? बिकॉज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का आपने प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, आप तो डिडक्ट कर रहे हो ईपीएस के कंप्यूटेशन में। तो जिस साल का ये अर्लियर क्यूमुलेटिव डिविडेंड था उस साल में हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे थे, तब ये कंसिडर कर लिया था, तो वापस इस साल में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आर यू क्लियर अबाउट दिस? राइट। सो एक इलस्ट्रेशन करके इसको एक बार देख लेते हैं। समझ लो कि हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो है, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, यहां पे समझो फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन दी गई है नेट प्रॉफिट 20 लाख लेस टैक्सेस 6 लाख 14 लाख नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे बोला है लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ये हम कौन से साल का प्रॉफिट कर रहे हैं? समझ लो फाइनेंशियल ईयर 14-15, राइट। ये कौन से साल का प्रॉफिट है? फाइनेंशियल ईयर 14-15। इसमें हमने 14-15 का 1 लाख रुपया माइनस किया है, 13-14 का 1 लाख रुपया माइनस किया है एंड 12-13 का 1 लाख रुपया माइनस किया है इन रिलेशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। और हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है बाय दिस वे? 11 lakhs। ठीक है, मेरे को बताओ इस कंपनी का ईपीएस कितना होगा? सर 2 लाख 13 रुपीस पर शेयर। देखो हमें क्या बोला गया कि भाई आप जब भी प्रॉफिट का कंपटीशन करोगे तब आप उसमें क्या डिडक्ट करोगे? करंट ईयर का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, ये लिख लो क्यूमुलेटिव। नहीं, नॉन क्यूमुलेटिव का तो देंगे ही नहीं ना फ्यूचर में कभी, तो इट इज अज्यूम्ड और इट इज इम्प्लाइड इट इज क्यूमुलेटिव, राइट। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस हमने प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है? डिडक्ट करेंगे। बट अगर किसी प्रायर ईयर का हम पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे? नहीं। तो ये वाला और ये वाला अमाउंट कंसिडर नहीं होगा, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, राइट, फॉर एनी ऑफ द प्रायर ईयर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जब हम यहाँ पे ईपीएस निकालेंगे अपना, तब हम क्या करेंगे? 14 lakhs माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ रहा है ईपीएस? ₹13 पर शेयर इज आवर अर्निंग पर शेयर। आर यू क्लियर अबाउट इट? ये पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना नोट का? और बाकी 2 पॉइंट भी समझ आएगी कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्या करेंगे? प्रोवाइड किया है तभी डिडक्ट होगा, अदरवाइज डिडक्ट नहीं होगा। क्यूमुलेटिव है तब क्या करेंगे? प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, करंट ईयर के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। बट फ्यूचर में कभी पिछले सालों का डिविडेंड प्रोवाइड हुआ है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, वी विल नॉट डिडक्ट इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? एब्सोल्युटली। ठीक है, सो देखो अभी हम लोगों ने न्यूमरेटर तो पूरा समझ लिया, राइट। अब क्या समझेंगे? डिनोमिनेटर, जिसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोकस करता है। और डिनोमिनेटर में क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो ये वेटेड एवरेज का सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक समझते हैं कि भाई कि ये वेटेड एवरेज करने को क्यों बोल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने ईपीएस का भी देखा होगा, राइट, तो उसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स से खाली डिवाइड कर देते थे। ये स्टैंडर्ड ने क्या बोला भाई? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सो व्हाई डू वी टेक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? लेट अस सी। हाँ, इसमें ईपीएस जो लोग देते हैं, अब जो आता है और जो डिविडेंड पे आउट होता है दोनों सेम होता है? कम अगेन। जो ईपीएस कैलकुलेट होता है और जो डिविडेंड एक्चुअली पे आउट होता है वो सेम होता है? नहीं,
Why? Because EPS क्या है? EPS is the total profit for the year which is available for the equity share holders. हम लोग पूरा प्रॉफिट भी पे आउट कर सकते हैं एज डिविडेंड, और what we may do, we may pay a portion as dividend and retain a remaining portion. So EPS और डिविडेंड में इस तरह से correlation नहीं होगा. अगर पूरा पे ऑफ कर दे रहे हैं तो हो सकता है सेम हो, बट अगर करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट नहीं पे हो रहा है, कुछ डिविडेंड पे आउट हो रहा है और कुछ रिटेन हो रहा है, देन इट विल बी डिफरेंट, राइट. ईपीएस इज टोटल विच इज अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स. बिकॉज देखो जब डिविडेंड पे करते हैं ना तब हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स भी है, जिसमें बेस्ड ऑन योर परसेंटेज ऑफ डिविडेंड यू विल हैव टू ट्रांसफर सम अमाउंट टू रिजर्व्स एटसेट्रा, राइट. सो यहां पे अब हम क्या देखेंगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. राइट. तो यार एक बात बताओ, कोई मेरे को इसका रीजन बताओ ना. आई विल बी रियली हैप्पी इफ समबडी विल बी एबल टू टेल मी दैट व्हाई वेटेज. डिफरेंट प्राइसेस से कोई मतलब ही नहीं है इसमें. फेस वैल्यू डिफरेंट है तो हम उसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट वी विल सी. बोनस शेयर्स का कोई कॉस्ट नहीं होता है तो उसका वेट कम होगा. नहीं. व्हाई वेटेड एवरेज नंबर? थिंक आई यू नो दिस आंसर. वेटेड क्यों करेंगे? एक बात बताओ, ऐसा जरूरी है क्या कि जितना ओपनिंग डेट पे शेयर्स थे उतने ही डेट क्लोजिंग डेट पे होंगे उतने ही शेयर्स? नहीं. हो सकता है ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर कुछ शेयर्स इशू हो, ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स बायबैक हो. तो ये क्या शेयर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग थे? नहीं. जिस दिन पे इशू हुए थे उस दिन तक आउटस्टैंडिंग थे. अगर बायबैक हुआ तो जिस दिन बॉट बैक हुआ उस दिन तक खाली आउटस्टैंडिंग थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. दैट इज व्हाई हमें टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग थे ड्यूरिंग द ईयर. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो ये हम क्यों करते हैं ऐसा? ड्यू टू This is due to movement of number of shares during the period. क्योंकि number of shares move होते रहते हैं, right? इसलिए हमें weighted average करना पड़ता है. अगर एक बात बताओ मेरे को कि during the year हमने ना कोई शेयर खरीदा ना कोई during the year अगर हमने ना कोई शेयर इशू किया ना कोई शेयर bought back किया, तब weighted average number of shares and number of shares will be equal. Yes, it will be equal because there is no movement in the number of शेयर्स. आर यू क्लियर? फिर देखो हम लोग ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म देखते हैं, राइट. सो व्हाट आर वी सीइंग, हाउ टू कैलकुलेट दिस. राइट. इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब साल के शुरुआत में कितने शेयर्स कंपनी ने इशू करके रखे थे. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड. इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे?
right? Equity shares issued during the period into time weighing factor, sorry, not period, factor, right? Into time weighing factor minus Are you clear about this? कैसे करेंगे इसको? Number of equity shares outstanding at the beginning of the period plus equity shares issued during the period into time weighing factor minus equity shares bought back during the factor into the time weighing factor, right? Accumulation of these will give me the weighted average number of equity shares, right? और ये time weighing factor क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं. So what is time weighing factor? ये भी बहुत सिंपल है. Number of days or month for which the shares were outstanding, number of days or month for which the shares were outstanding divided by total number of days or months during the period. राइट, टाइम वेइंग फैक्टर कैसे निकलेगा कि भाई कितने दिन तक ये शेयर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज और मंथ्स ड्यूरिंग द पीरियड. आर यू क्लियर ऑन दिस? डन विद दिस फॉर्मूला. एक फटाफट अब भाई इसका है ना एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, so that we can understand it thoroughly, right? So let us do an illustration on this and understand that how does this work. Are you done with this formula? Are you done with copying this grid? Clear? Outstanding. Right, number of days or month for which shares were outstanding during the period divided by total number of days or month during the period. Are you clear on this? Right, let's quickly look at an example. एक illustration करके देखते हैं कि how does this actually work. Right, done? Let's write an illustration. एक illustration लिखो इसके ऊपर.
ठीक है। सो देखो 1 जैन को हमारे पास 1800 शेयर्स थे, राइट। वी हैड अ बैलेंस ऑफ 1800 शेयर्स। नाउ शेयर्स इशूड, हमने कितने शेयर इशू किए? हम लोगों ने 600 शेयर इशू किए, राइट। एंड ऑन 1 नवंबर बॉट बैक, हम लोगों ने कितने शेयर बाई बैक कर लिए? 300 शेयर हम लोगों ने बाई बैक कर लिए। आर यू क्लियर ऑन दिस? सो in the beginning of the year how many shares were outstanding? 1800, right। हम लोगों ने during the year कितने shares issue करे? 600 shares issue किए। during the year कितने शेयर बाई बैक किए? हम लोगों ने 300 शेयर बाई बैक किए। हमें निकालना क्या है? weighted average number of shares outstanding during the period, right। so लिखो calculation of weighted average number of shares, right। calculation of weighted average number of shares। देखो इसको करने के लिए we can use 2 methods। दो alternative methods available है। जो मेथड आपको suitable हो आप वो मेथड चूज कर सकते हो। let us do it with the first method, right। यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड में हमारे पास beginning of the year कितने शेयर्स थे? How many shares were there in the beginning of the year? 1800। ये 1800 shares हमारे पास कितने टाइम तक थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये 1800 शेयर्स हमारे पास कितने दिन के लिए थे? 5 महीने के लिए, राइट। सो 1800 शेयर्स इंटू 5/12, टोटल साल में कितने महीने? 12। 12 में से ये 1800 शेयर्स हमारे पास कितने दिन के लिए थे? 5 महीने तक। प्लस इसके बाद हमने क्या किया? 600 शेयर इशू किए, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 2400। अब ये 2400 शेयर हमारे पास कितने दिन के लिए थे? 31 मई को इशू किया है ना। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने तक हमारे पास कितने शेयर्स थे? 2400 शेयर्स। तो क्या करेंगे? प्लस 2400 इंटू 5/12। उसके बाद हमने क्या कर दिया? 300 शेयर्स बाईबैक कर लिए। तो अभी बैलेंस कितना हो गया ऑन 1 नवंबर? कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 2100 शेयर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ये 2100 शेयर्स कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग है? 2 महीना, बिकॉज ईयर एंडिंग इज दिसंबर, जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख लो। जैन टू दिसंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? जैन टू दिसंबर। तो ये जो 2400 शेयर्स है ये कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है? नवंबर एंड दिसंबर। सो प्लस 2100 इंटू 2/12। नहीं, 2100 शेयर अवेलेबल है ना हमारे पास। 2100 अवेलेबल है ना, तो 300 तो माइनस कर लिया ना हमने 2400 में से ऑलरेडी। आर यू क्लियर ऑन दिस? कितना आ रहा है टोटल? 2100 शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 2100। मैं वापस बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना इस बार। 1 जनवरी इज द ईयर का बिगनिंग, 31 दिसंबर इज द ईयर का एंड। 1 जनवरी को मेरे पास कितने शेयर्स थे? 1800। इसके बाद मैंने शेयर्स इशू कब किए? ऑन 31 ऑफ मई। तो 1800 शेयर कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये 1800 शेयर कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग है? फॉर 5 मंथ्स। इसके बाद हमने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 600 शेयर्स। तो ये 600 शेयर्स इशू करने के बाद हमारा शेयर का बैलेंस कितना हो गया? 2400। तो ये 2400 शेयर्स कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग थे? 31 मई को इशू किया था, राइट। सो जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, राइट। नवंबर में क्योंकि फिर बॉट बैक हो गया, तो 5 महीने के लिए 2400 शेयर आउटस्टैंडिंग थे। इसके बाद हमने क्या करा, 1 नवंबर को 300 शेयर बॉट बैक कर लिए। सो अब हमारा शेयर का बैलेंस कितना हो गया, 24 माइनस 300 विच इज 2100। ये 2100 शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, नवंबर एंड दिसंबर। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज 2100। Are you clear about this? There is one more method for calculating this. ये ऑप्शन 1 है, और एक ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज ऑप्शन 2. लेट अस सी हाउ डू वी डू दिस. सर वो ऊपर वाला मेथड से होना है। हाँ, सो देखो यहाँ पे ये 1800 शेयर्स, गाइस लिसन प्लीज, ये 1800 शेयर्स कितने पीरियड तक हमारे पास थे, पूरे 12 महीने तक। ये 1800 शेयर अब हम क्यूमुलेटिव नहीं करेंगे, पहले मेथड में क्या करा, क्यूमुलेटिव किया, अब हम क्यूमुलेटिव नहीं करेंगे। ये 1800 शेयर कितने महीने तक थे, पूरे 12 महीने तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1800 into 12 by 12. Out of the 12 months, we had these 1800 shares for entire period of 12 months. Are you clear on this? इसके बाद हमने कितने शेयर्स इशू किए, 600 शेयर्स। कब इशू किए, 31 मई। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 7 महीने के लिए ये शेयर्स भी आउटस्टैंडिंग थे। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो दिस इज 600 into 7 by 12। 7 महीने मतलब कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, this 7 months is June to December. This 7-month period is June to December. अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, ये जो 300 शेयर है ये हमने क्या किया है, वापस खरीद लिया है। तो वापस किस में से खरीदूंगा, जो इशूड होंगे उसमें से ही खरीदूंगा। तो इफेक्टिवली मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए एक बात बता रहा हूं, मानते हैं एक बार फीफो मान लो, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट कंसिडर इट एज फीफो। ये जो 300 शेयर मैंने परचेज करे होंगे ये किस में से किए होंगे, जो 1800 ओपनिंग में इशूड थे उसमें से मैंने किए होंगे। तो 1800 शेयर को मैंने कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग दिखाया, 12। बट ये क्या पूरे 1800 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, नहीं, इसमें से 300 शेयर्स तो मैंने खरीद लिए थे ना। ये कब खरीदे मैंने, 1 नवंबर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -300 into 2/12, बिकॉज 2 महीने के लिए ये अवेलेबल नहीं थे, राइट, 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं थे। सो इससे कितना आंसर आएगा मेरा, 2100 शेयर्स। दोनों में से जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे, यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेथड। आर यू क्लियर ऑन दिस? ये समझ में आया ना? इसका हमेशा ख्याल रखना, माइनस क्या करेंगे, जितने पीरियड के लिए नहीं थे, जितने पीरियड के लिए नहीं थे, राइट, यू कैन राइट दिस, जितने पीरियड के लिए नहीं थे, राइट, 2 महीने के लिए ये नहीं थे। आर यू क्लियर अबाउट इट? नहीं, यू शुड राइट दिस, जितने पीरियड के लिए नहीं थे उतने पीरियड को ही हम माइनस करेंगे। आर यू क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, फिर देखो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पार्टली पेड शेयर। इसके बाद क्या देखेंगे, अगर शेयर्स पार्टली पेड है तो उसको किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे, राइट। सो लेट्स कम टू पार्टली पेड शेयर्स। हाँ, obviously we should pay them na, the shares are there, they cannot just sell it, right? So if they leave the organization before the locking period ends, तो वो shares का क्या होगा, बाइक का? नहीं, वो उन्हीं के पास रहेंगे, किसके पास? एम्प्लॉइज के पास। नहीं,
वही छोड़ेगा तो उसको लॉक इन मतलब he cannot sell. It's not that he'll give it, he will have to give it back to the organization. तो रिटेन तो हुआ ही नहीं है, तो उसका नहीं, रिटेन तो वेस्टिंग पीरियड में हुआ ना. मैंने क्या बोला कि आपको शेयर्स खरीदने का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बट आपको 3 साल अगर रहोगे तब आप एक्सरसाइज कर सकोगे 4th ईयर में. पहले छोड़ दिया हाँ, देन इट्स गॉन, द ऑप्शन लैप्सेस, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स. राइट गाइज, लिसन. पार्टली पेड इक्विटी शेयर, पार्टली पेड मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए कुछ भी आपने पे किया है, ये फुल्ली पेड नहीं है. और ये पार्टली पेड को डिविडेंड मिलने का राइट है. अगर पार्टली पेड शेयर होते हैं तो डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? पेड अप वैल्यू के ऊपर है, नॉट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर. तो अगर कोई पार्टली पेड शेयर है, राइट, एंड उसका डिविडेंड में राइट है, तब हम क्या करेंगे? उसको कंसिडर करेंगे एज अ फ्रैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर if they have a right to participate in the dividends along with other fully paid shares of the company. Are you clear about it? क्या कंसिडर करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स. एक एग्जांपल लेकर समझते हैं और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा. ठीक है. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. राइट. सो देखो इलस्ट्रेशन में क्या बोला है कि साल के शुरुआत में ऑन 1st जनवरी वी हैड हाउ मेनी शेयर्स? 1800 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए था. जिसका पेड अप अमाउंट कितना था? 10 रुपए था. ये शेयर्स फुल्ली पेड अप थे. इसके बाद ऑन 31 अक्टूबर हमने 600 शेयर्स इशू किए, जिसका के फेस वैल्यू 10 रुपया है, बट इसका पेड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपया. राइट. तो ये पार्टली पेड शेयर्स है. हमें क्या करना है? हमें निकालना है, क्या निकालना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. तो देखो हम किस तरह से इसको करेंगे
क्या ये 1800 शेयर पूरे एक साल तक आउटस्टैंडिंग थे? यस, बिकॉज ये बिगनिंग में भी थे, ये एंड को भी होंगे। तो ये 1800 शेयर का क्या करेंगे हम? 1800 इंटू 12/12। देखो दोनों मेथड से कर सकते हो इसमें, 1800 इंटू 12/12। अब हमें क्या करना है, ये तो पार्टली पेड शेयर है ना, ये पार्टली पेड शेयर है, हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि इनको डिविडेंड पेमेंट का राइट है। तो अगर इसका पेड अप अमाउंट कितना है? 5 रुपया, राइट। ऊपर वाले शेयर का पेड अप अमाउंट कितना है? 10 रुपया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट, इसको 600 शेयर को ₹10 वाला बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 600 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 300 शेयर्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? बिकॉज 600 शेयर है 5 रुपए के, तो 10 रुपए के कितने शेयर हो जाएंगे? 300 शेयर। आर यू क्लियर अबाउट इट? एब्सोल्युटली। कैसे कर रहे हैं देखो, 600 इंटू 5, 600 इंटू 5 कितना हो गया? 3000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 300 शेयर्स। आर यू क्लियर? राइट। सो यहां क्या लिखेंगे हम? प्लस 300 इंटू 31 अक्टूबर को इशू हुआ है ना, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना मतलब 2/12 कितना आ रहा है ये टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? 1850 शेयर्स, 1850 केस, राइट। यहां पे एक नोट लिख लो इसके नीचे, ये नोट लिख लो फटाफट, लिखो अज्यूमिंग दैट पार्टली पेड शेयर्स are entitled to participate in the dividends to the extent of amount paid, right? Partly paid up shares are entitled to participate in dividend to the extent of amount paid, right? इनका राइट है कि उन्होंने जितना अमाउंट पे किया है उतने एक्सटेंट तक उनको डिविडेंड मिले। Are you clear about this? Let's move on to the next part, जहाँ पे ये जो हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है ना, देखो ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स काफी अलग अलग तरह से इशू हो सकते हैं, राइट। अमलगमेशन हो सकता है, एसेट परचेज में हम इशू कर सकते हैं, प्रमोटर्स को दे सकते हैं, बोनस इशू हो सकता है, राइट इशू हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज इन विच द शेयर्स कुड बी इशूड ड्यूरिंग द ईयर। अभी कंसिडरेशन क्या है कि भाई जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे ना, तब किस डेट से हम माने कि ये शेयर इशू हुए हैं, किस डेट से माने कि ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, राइट। सो उसको समझना बहुत जरूरी है कि वेटेड एवरेज के कंप्यूटेशन में किस डेट से हमें इन शेयर्स को आउटस्टैंडिंग मान के इंक्लूड करना है, बिकॉज जो हमारा टाइम वेइंग फैक्टर है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से हम वो कैलकुलेशन चालू करेंगे, राइट। सो राइट द नेक्स्ट हेडर, डेट ऑफ इंक्लूजन of shares in the computation of weighted average number of shares। ठीक है, डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ शेयर्स
in the computation of weighted average number of shares, right? So इस केस में देखो दो कॉलम बनाते हैं, share issued to be considered from, right? Share issued to be considered from. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें एज पार्ट ऑफ अमलगमेशन, in the nature of परचेज. अमलगमेशन कितने नेचर के हैं? दो नेचर के होते हैं ना, इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर. तो अगर ये अमलगमेशन है इन द नेचर ऑफ परचेज और हम इशू कर रहे हैं शेयर्स टू द वेंडर कंपनी, तो उनका डेट ऑफ इशू कब मानेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन. जिस दिन हमने वेंडर कंपनी को एक्वायर करा उस डेट से हम मानेंगे कि ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. तो समझ लो कि मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर एंड माय डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अक्टूबर. तो कितने महीने के लिए ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आर यू क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट पॉइंट, in the nature of merger. अगर amalgamation is in the nature of merger, तब हम क्या करेंगे? राइट, हम कंसिडर करेंगे कि भले किसी भी दिन ये टेक ओवर हुआ हो, ये जो शेयर्स हमने इशू किए थे वो फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमने इशू किए थे. इट विल बी इज एज इफ द शेयर्स वर इशूड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. राइट, दीस शेयर्स, जिस पीरियड का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस पीरियड का बिगनिंग. राइट, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब किस पीरियड को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पीरियड के बिगिनिंग से ये शेयर आउटस्टैंडिंग थे, ऐसा हम मान लेंगे. आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिचुएशन विच इज बोनस इशू और शेयर स्प्लिट. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बोनस इशू है ना एक पिक्यूलर चीज है. बोनस इशू में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, बट क्या कोई रिसोर्स आते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन में? कोई रिसोर्स या कोई पैसा नहीं आता है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, बट देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्रीज. तो भाई ये स्टैंड एंड शेयर स्प्लिट होगा तब भी क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे. 100 रुपए के शेयर को अगर हम 10 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट क्या कोई रिसोर्स में चेंज हुआ? रिसोर्स में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है. इसलिए ये इंस्टीट्यूट ने पता है बहुत ही सोच के बहुत ही अच्छी चीज बोली कि भाई इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? यू विल अज्यूम एज इफ द इवेंट, इवेंट का मतलब क्या? बोनस और स्प्लिट. एज इफ द इवेंट had occurred at the beginning of the earliest period reported.
राइट. सो बोनस इशू के केस में क्या करेंगे हम, ठीक है, बोनस इशू के केस में क्या करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज इफ द इवेंट मतलब क्या, बोनस इशू या स्प्लिट had occurred at the beginning of the earliest period recorded. At the beginning of the earliest period reported. तो मतलब समझो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, ठीक है. लीव सम स्पेस बिकॉज देयर आर सेवरल कंडीशंस व्हिच आर देयर. पहले बोनस इशू को डील करते हैं, ठीक है. मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ. स्टैंडर्ड क्या बोलता है, बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. तो समझो मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, उसमें पीरियड रिपोर्टेड है 31/3/2014, 31/3/2015, राइट. आई एम मेकिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये कौन से साल के बन रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 मार्च 2015 के, और इसमें कंपैरेटिव नंबर किस साल के हैं, 31 मार्च 2014 के. Can you tell me what is the beginning of the earliest period reported in this case? What is the beginning of the earliest period reported? 1st April 2013. Beginning of the earliest period reported क्या है, 1st April 2013. तो जब भी बोनस इशू होगा हम क्या मानेंगे कि शेयर्स इशू हुए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. मतलब समझो कि अगर मेरा बोनस इशू ऑन लेट्स से 1st November 2014, मेरा बोनस इशू कब हुआ था, 1st November 2014. फॉर द पर्पस ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम कब ये बोनस इशू हुआ था अज्यूम करेंगे, ऑन 1/4/2013, on 1/4/2013, beginning of the earliest period reported. मतलब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, पिछले साल के ईपीएस को भी चेंज करना पड़ेगा. we will also have to restate previous year's earning per share. Why? Because what are we assuming, it's from the beginning of the earliest period reported. मतलब करंट ईयर के नंबर्स आते हैं, पिछले साल के नंबर आते हैं. हम क्या अज्यूम करेंगे, पिछले साल के ईयर के बिगिनिंग में ये बोनस शेयर्स इशू हुए थे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में तो फर्स्ट डे से इंक्लूड कर लेंगे, पिछले साल में भी फर्स्ट डे से हम इसको इंक्लूड कर लेंगे. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो राइट, सो इफेक्ट लिख दो, इफेक्ट बोनस शेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड. इफेक्ट इसका लिख लो, बोनस शेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड, बोनस शेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड, बोनस शेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड in computation of weighted average number of shares. From the first day for the current year, from the first day of the accounting year, from the first day of the accounting year for the current year as well as previous year. From the first of the accounting year. From the वापस एक बार रीड करो तो कोई. Bonus shares are to be included in computation of weighted average number of shares from the first day of the accounting year. Year from the first day of the accounting year in the current year as well as in the current year as well as previous year. मतलब ये हमेशा 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग होगा. मतलब इसको क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स में इसको जाके हम ऐड कर देंगे. क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें जाके हम इसको ऐड कर देंगे. आर यू क्लियर अबाउट इट? लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन दिस.
राइट. सो व्हाट इज बीइंग सेड इज कि नेट प्रॉफिट 2011 का कितना है गाइस प्लीज. नेट प्रॉफिट फॉर 2011 इज हाउ मच 18 lakhs. नेट प्रॉफिट फॉर 2012 इज हाउ मच 60 lakhs. राइट. तो कैलेंडर ईयर है जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 30th सितंबर 2012 कितने हैं. 20 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास. 1 अक्टूबर को एक बोनस इशू आया जहां पे 2 इक्विटी शेयर दिए गए फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर हेल्ड इन द कंपनी ऑन 30th सितंबर 2012. हमें क्या कंप्यूट करना है. बेसिक अर्निंग पर शेयर. तो सबसे पहले मेरे को बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं. नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं. 10 लाख. For every 1 share, I am allotting 2 shares as bonus shares. So, number of bonus shares कितने हैं. हमारे पास existing 20 लाख शेयर है. For every 1 share, 2 shares are given. तो कितने shares bonus हो गए. 40 lakh shares. Are you clear about this? और ये वाले शेयर्स हम कब से आउटस्टैंडिंग मानेंगे. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. व्हाट इज द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. 1st January 2011. 1st January 2011. सो देखो यहाँ पे हम लोग बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं फॉर 2012. 2012 का प्रॉफिट कितना है 60 lakhs. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं. ओपनिंग नंबर 20 लाख प्लस ये जो 40 लाख इशू हुआ उसको भी क्या मानेंगे कि ये ओपनिंग से ही इशूड थे, ये फर्स्ट डेट से ही इशूड थे. तो यहाँ पे ईपीएस कितना निकल गया. ₹1 पर share. Are you clear on this? Right? Are you clear on this? समझ में आया ना. अब क्या करते हैं 2011 का निकालते हैं adjusted. What will we calculate? Adjusted EPS for 2011. देखो कितना प्रॉफिट है 2011 का 18 लाख. डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स होगा 20 लाख प्लस 40 लाख बिकॉज दीज बोनस शेयर्स आर assumed to have been issued from the beginning of the earliest period reported. कितना आ रहा है कितना 0.30 per share. Are you clear about this? Absolutely. इसमें लिख लो एक नोट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 रुपया और 1 रुपया ये 30 पैसा आएगा खाली. राइट. सो जस्ट राइट द नोट. लिखो सिंस द बोनस इशू
is an issue since the bonus issue is an issue without consideration, right? It is an issue without consideration. It is treated as if occurred from the beginning of the earliest period reported. Are you clear? Since the bonus issue is an issue without consideration, it is treated as if occurred from the beginning of the earliest period reported. Right? ये note हमें already पता था. Are you clear on this? ठीक है? Then Sir, no there, sir. Very bad period item one. ठीक है. Now the next section in this is the right issue. आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई right issue होता क्या है? What is a right issue? Issue to the existing members और कुछ? कंसेशनल रेट में फ्रेश दिया इशू जाता है। होता है पर वो लोग फ्रेश इशू जो हो रहा होता है पहले वो लोग का हाइड होता है उसमें तो वो लोग को पहले Right. So what she is trying to say that the Companies Act says that any further issue of equity shares, right, has to be a right issue. मतलब पहले आप existing shareholders को right दोगे shares खरीदने का, उसके बाद बाहर के shareholders को खरीदने के लिए दोगे. But देखो इसका of the same class of shares. Any issue of the same class of shares has to be right. So what you need to do is कि भाई यहाँ पे राइट इशू का एक पिक्यूलर फीचर होता है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स कंपनी ऑफर करती है बट एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, राइट? द प्राइस विच इज लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स. आर यू क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस बोलता है कि दे आर कमिंग आउट विद अ राइट इशू, अभी स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर का दाम है 1000 रुपया, तो इट में ऑफर इट फॉर 850 और 900 टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट? सो in other words, what happening in a right issue, what is happening, the shares are issued at lower than the fair value. So इसमें देखो एक चीज अगर हम लोग सोच के देखेंगे ना तो राइट इशू हैज अ बोनस एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज 1000 रुपए का शेयर मेरे को कितने में मिल रहा है? 900 रुपए में. तो 100 रुपए का मेरे को क्या मिल रहा है? बोनस. 100 रुपए के एक्सटेंड तक पर शेयर में मेरे को क्या मिल रहा है? बोनस. तो समझो एक बात मैं आपको बताता हूं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि रिलायंस के एक शेयर का दाम मार्केट में कितना था? 1000 रुपया. मेरे को राइट मिला कि मैं 100 शेयर खरीदूं एट द रेट ऑफ ₹900. तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा इसको लेने में? 900 इंटू 100, 900 इंटू 100 मतलब कितना? 90,000 का मेरा आउटफ्लो होगा, राइट? सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम बाइंग 100 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹900 पर शेयर. व्हाट इज माय टोटल आउटफ्लो? 90,000. बट अगर मैं मार्केट प्राइस में इस शेयर को खरीदता 90,000 देके तो मेरे को कितने शेयर्स मिलते? मार्केट प्राइस क्या है? 1000. मैंने स्पेंड कितना किया? 90,000. तो 90,000 स्पेंड अगर करके मैं मार्केट से शेयर खरीदता तो मेरे को कितने शेयर्स मिलते? 90 शेयर्स. अभी कितने शेयर्स मिले? 100 शेयर्स. फ्री में कितने शेयर मिल गए? 10 शेयर. फ्री में जो शेयर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर. आर यू क्लियर अबाउट दिस? राइट? राइट इशू हैज अ कंपोनेंट ऑफ बोनस. सिंस आई गॉट इट एट द राइट इशू प्राइस, व्हाट डिड आई गॉट? 100 शेयर्स. यही शेयर अगर मैं मार्केट से खरीदता तो कितने में कितने शेयर्स मिलते? 90 शेयर्स. तो मेरे को एडिशनल शेयर्स कितने मिल गए?
10 शेयर्स, ये क्या है? बोनस शेयर्स, राइट? So this is what I got in the right, this is what I would have got from the market, and this is what the bonus element is. Are you clear about this? Absolutely. ठीक है? So देखो यहाँ पे जब अगर हम राइट इशू की बात करेंगे ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू होंगे, राइट? शेयर्स विल बी इशूड टू और इसमें हम लोग रिनाउंस भी कर सकते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स किसी और को अपना ये राइट पास ऑन कर देंगे। तो देखो राइट इशू में होता क्या है, शेयर्स आर इशूड, जिस प्राइस पे शेयर्स इशू होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सरसाइज प्राइस। जिस प्राइस में शेयर्स इशू होते हैं उसको बोलते हैं हम exercise price, and what we see is that the exercise price is less than the fair value, right? The exercise price is less than the fair value, right? The exercise price is less than the fair value, and therefore right issue includes a bonus element, right? Therefore includes a bonus element, right? And therefore the right issue includes a bonus element, right? तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया ना? ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? रिलायंस के शेयर का मार्केट प्राइस कितना था? 1000। हमें इसने कितने ऑफर किए थे? 100 शेयर। किस रेट पे? 90 पे, 900 पे। तो ये 900 क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। तो 900 पे करके मैंने कितने शेयर लिए? 100 शेयर। तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ? 90,000। अगर यही मार्केट से खरीदता तो क्या रेट पे खरीदता? 1000 पे। तो कितने शेयर्स मिलते? 90 शेयर्स। अभी मिले कितने? 100 शेयर्स अंडर राइट इशू। तो बोनस कितना हो गया? 10 शेयर। तो आई यू क्लियर? राइट इशू हैज एन एलिमेंट ऑफ बोनस। क्लियर ऑन दिस? तो अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई ईपीएस करते वक्त इसको किस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट? ईपीएस करते वक्त हम लोग इसको किस तरह से कंसिडर करेंगे? ध्यान से सुनना। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोनस को इंक्लूड करना पड़ेगा। और बोनस कब से इंक्लूड होता है? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। तो हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? कितना बोनस का एलिमेंट है, और उस बोनस एलिमेंट को हमें अर्लीस्ट ऑफ द रिपोर्ट पीरियड रिपोर्टेड में कैलकुलेट या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लॉजिकली यू आर देयर, राइट? सो
right? The number of equity shares outstanding for all period prior to the right issue, मतलब right issue के प्रायर के जितने भी पीरियड है उसके लिए हम क्या करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू right issue into adjustment factor, right? Number of shares outstanding prior to right issue, मतलब right issue होने के पहले जितने भी मेरे शेयर्स थे उसको मैं एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. आर यू क्लियर? मेरे राइट इशू के पहले जितने भी शेयर्स थे उसको मैं एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट इशू के पहले जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उसको मैं एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है हम लोग समझते हैं, राइट? देखो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया है, ये अरिथमेटिकली जो इन टेक्स्ट बोलता है स्टैंडर्ड का वो हम देखेंगे, फिर इलस्ट्रेशंस करेंगे तो इट विल बी डैम इजी, राइट? सो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, लेट अस सी. Right? Fair value per share immediately prior to the exercise of right divided by theoretical X right fair value per share, right? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? फेयर वैल्यू पर शेयर immediately prior to the exercise of the right divided by the theoretical x right fair value per share. अभी दो नई टर्म हम लोगों ने सीखी. फर्स्ट टर्म क्या है? फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट. मतलब क्या कि राइट इशू हुआ, राइट इशू एक्सरसाइज हुआ, उसके इमीडिएटली पहले ये जो शेयर्स थे कंपनी के उसके मार्केट वैल्यू क्या था. दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स प्रायर टू द राइट इशू. व्हाट इज दिस? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू. फेयर वैल्यू मतलब क्या? मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू. एंड व्हाट इज दिस? थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर. तो देखो ये कैसे निकलता है हम लोग समझते हैं.